मित्रों नमस्कार। आज हम आपको मिला रहे हैं भागलपुर के एक पत्रकार से। इनका नाम है अभय कुमार भारती। 2 दशक का इनका एक लंबा अनुभव है इस क्षेत्र का और पत्रकारिता जगत से गहरा लगाव भी रखते हैं। इनसे हम आपको खास बातचीत के इनसे जानते हैं इस क्षेत्र का कुछ विशेष अनुभव। अभय सर जी नमस्कार। अभी वर्तमान में आप किस अखबार से जुड़े हुए हैं? अभी मैं सनमार्ग से जुड़ा हूं और भागलपुर कार्यालय में एक समाचार समन्वयक के रूप में काम कर रहा हूं। अच्छा, और इस क्षेत्र में कितने दिनों से आप हैं? इस क्षेत्र में करीब 2 दशक तो हो ही गए हैं, लेकिन बीच बीच में अलगाव भी रहा, किसी अन्य कार्य में गया और फिर थोड़ा सा ज़्यादा लगा होने के कारण फिर इसी में आ गया हूँ और तत्काल अभी इसी पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, समर्पित है इस पेशे में आप? नहीं, समर्पित तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा लगाव है, प्रेम है कि भाई इसके बिना कुछ दूसरा काम अच्छा भी नहीं लग रहा, इसलिए इससे अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। तो कभी कभी ऐसे कि आपने इस धंधे को छोड़ दिया, इस पेशे को, तो किस किस अखबार में आपने काम किया है? इस अखबार के पहले मैंने नई बात, आज, नवबिहार, प्रत्युष नवबिहार आदि अखबारों में दैनिक संवाददाता या कार्यालय संवाददाता के रूप में सेवारत रहा और कई पत्र पत्रिकाओं में भी आलेख, रिपोर्टाज या कविता कहानी से जुड़ा रहा। यही मेरी अब तक की छोटी सी उपलब्धि रही है। आगे मैं प्रयासरत हूँ। तो आरंभिक दौर में जिसे आप गए थे जी और वर्तमान में जो आप लेखनी करते हैं, दोनों में कितना अंतर पाते हैं आप? फर्क तो आया है। जहाँ तक मैं अपनी बात कहता हूँ तो पहले मुझे कार्यक्रम में भेजा जाता था, थोड़ी सी हिचक होती थी कि मैं किसी से बातचीत करूँ तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कैसे मुझ पर विश्वास करेंगे कि मैं सही आदमी हूँ, सही प्रतिनिधि हूँ। लेकिन फिर भी मेरे हाथ में कलम या डायरी देख कर, नोटबुक देख कर वो समझ जाते कि किसी प्रेस से ही जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी बात बताने में संकोच नहीं करते थे और खुलकर बताते थे। तो मुझे भी खुशी होती थी कि भाई चलो मेरा सहयोग कर रहे हैं और मेरा उत्साह बढ़ता था। और फिर मैं जो मन में या लिख कर ले गया प्रश्न, उसके अलावे भी मन में कुछ अलग से प्रश्न उठते थे और मैं उनसे पूछ लिया करता था, तो वो भी उनका सहज रूप से जवाब देते थे, जिससे मेरा उत्साह और बढ़ता था। जो कि नए युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जैसे कि आपने इसकी शुरुआत की थी नवबिहार से। जी और नई बात से। जी हाँ। और ये एक क्षेत्रीय समाचार पत्र है भागलपुर से। जी। और कुछ लोग अपना शुरुआत जो है कि आज अखबार से। भागलपुर के ऐसे बहुत से पत्रकार रहे। जी। तो क्या नए जो युवा होते हैं उसको कोई छोटा ब्रांड नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपकी कलम में ताकत कितनी है, आप लिखना क्या जानते हैं, किस तरह जानते हैं, कितना जानते हैं। तो पहले भी बताया जाता था कि आप कुछ लिखने के पहले सीख ले कि आपको लिखना क्या चाहिए। तो उस समय शॉर्ट में 5 W सिखाया जाता था कि पत्रकारिता का जो मूल मंत्र होता था वो 5 W, जैसे 5 क्या, 5 को जिसको कहते हैं, क्या, कौन, कैसे, किधर, कहाँ। हाँ, वही उसी तरह अंग्रेजी में हु, व्हेन, वेयर, व्हाट। तो इन 5 मूल मंत्रों को जो सीख कर अगर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उनकी रिपोर्ट में कहीं त्रुटि होने की गुंजाइश नहीं रहती, या रहती भी तो कम रहती है। हाँ, तो पहला मूल मंत्र तो यही है पत्रकारिता करने का। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि भाई आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या है, जनमानस में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो शब्द लिख दिए हैं उसका प्रभाव समाज पर बुरा पड़े और अनहोनी कोई घटना घट जाए। तो ऐसे तत्वों से, ऐसे शब्दों से बचने की सलाह दी जाती थी। आपने समाचार पत्र में भी काम किया जी और पत्रिका के लिए भी लिखा। जी। तो दोनों के लिखने में क्या अंतर होता है? दोनों में लिखने में अंतर है। अंतर यह कि समाचार पत्र में जो लिखते हैं तो एक किसी कार्यक्रम का जिक्र होता है, किसी घटना का जिक्र होता है। लेकिन जब आप पत्रिका में लिखते हैं तो आपको न्यूज के साथ साथ व्यू भी लिखना पड़ता है और एक पूरी निचोड़ कहानी, सार जिसको कहते हैं, एक आलेख लिखना पड़ता है। उसमें सार, उपसंहार सब कुछ लिखना पड़ता है।
उन्हीं कई भागों में बांटा जाता है और सबको एक जगह समावेश करके उसको तैयार करना पड़ता है, तो उसको विशेष कुछ करना पड़ता है। आपको कार्यालय में समन्वयक होने का भी जो है अनुभव है, जी। वर्तमान में भी वही कर रहे हैं आप? हाँ जी जी। और फील्ड में भी रिपोर्टिंग का अनुभव है? हाँ, थोड़ा बहुत तो है। किसमें ज़्यादा आनंद आता है? देखिए, मेरा लगाव कला संस्कृति से रहा। मुझे कला साहित्य से भी ज़्यादा लगाव रहा है। कविता कहानी पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, इसलिए और कला संस्कृति की खबरें लिखकर मैं उन कलाकारों और संस्कृति कर्मियों से सीधे जुड़ जाता हूँ और उनका भी प्यार और स्नेह मिलता है और इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता है और वो हमें करीब पाते हैं और मैं उनको करीब पाता हूँ, तो दोनों के बीच एक अनुन्याश्रय संबंध जो बन जाता है, घनिष्ठता जो बन जाती है, तो उससे थोड़ा सा मेरा अच्छा लगाव बनता है और मुझे खुशी होती है। पत्रकारिता जगत में तरह तरह के लोग आपको कलाकार मिलते हैं, तो कुछ आपराधिक जगत के भी लोग मिलते जी जी होंगे, जी। तो क्या कभी डर भी लगा है? जी बिल्कुल, डर नहीं लगा। डर नहीं लगता है? जी नहीं। ऐसा कहीं कोई चेतावनी वगैरह कहीं कुछ? देखिए, मैं ज़्यादातर कार्यालय संवाददाता के रूप में काम करता रहा और इस दरमियान जब आज अखबार में था तो मुझे भी ड्यूटी मिलती थी कि आप थाने चेक कीजिए, प्रत्येक थानेदार से पूछिए कि आपके यहाँ कोई घटना घटी है या नहीं। तो मैं बेहिचक उनसे पूछता था कि आपके यहाँ कोई घटना घटी है। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि मुझे थानेदार को आदेश देना पड़ा, निर्देश देना पड़ा कि जाइए आप रेलवे लाइन के किनारे एक लाश पड़ी है, एक आदमी ऐसी घटना घट गई, जाके पता कीजिए। जबकि मुझे खुद पता नहीं होता कि यहाँ घटना घटी कि नहीं है, जबकि मुझे दूसरे के स्रोत से जानकारी मिली है और तब मैं उनको ये कह के अपने आप को क्या कहते हैं, आपको सूचना पहले मिल जाती है। हाँ, सूचना में मैं ये उनको ये कह के निर्देश तो नहीं दे सकता, लेकिन जानकारी देता हूँ कि भाई आप वहाँ जाके देखिए कि अमुक जगह घटना की सूचना मिली है, आप देखिए, पता लगाइए और हमें भी जानकारी दीजिए। तो इस तरह की भी सूचना मैं उनको देता रहा और उनसे जानकारी लेता रहा कि भाई आपके थाने में कौन कौन सी घटना घटी है तो हमें जानकारी दीजिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं उन्हें आदेश देता हूँ, बिल्कुल नम्रतापूर्वक बात करता हूँ। और मेरे कार्यालय में ये भी निर्देश दिया था कि किसी को इतना चिरोरी करके मत बोलिए, उनसे एक स्पष्ट बोलिए, स्पष्टवादी बनिए और उससे साफ कहिए कि हमको खबर चाहिए तो चाहिए, चिरोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप बहुत सारे पत्रिकाओं में काम किया, सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ आया आपको? देखिए, मुझे ज़्यादा समय में आज अखबार से जुड़ा रहा हूँ और अगर आनंद की बात करें तो अखबार जगत में आनंद है ही नहीं। वो सेवा भाव से जुड़ा रहा और अपनी ड्यूटी समझ के काम करता रहा, तो ज़्यादा समय अगर वहाँ रहा तो वहाँ जिस प्लेस में, जिस स्थान पर मेरा माना कार्यालय था वो था चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स, जो मीडिया सेंटर कहलाता। तो वहाँ बहुत तरह के लोग आते थे, वहाँ टीवी सेंटर भी था, अखबार के कई कार्यालय थे, तो सभी लोग एक जगह बैठते थे, कई पत्रकार वहाँ इकट्ठा होते थे, कई साहित्यकार जुटते थे, कई कलाकार जुटते थे, यहाँ तक कि हिंदुस्तान और जागरण या और भी अखबार के जो बड़े बड़े संवाददाता या पत्रकार हैं वो भी वहाँ जुटते थे और उनका भी अनुभव मुझे जानने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मैं ये नहीं कहता कि इससे मेरी कलम में धार आ गई, लेकिन फिर भी मैंने उससे कुछ सीखा, कुछ सुधार किया। इस क्षेत्र में आने के लिए क्या कोई प्रेरणा स्रोत आपके रहे हैं? कैसे आ गए इस क्षेत्र में आप? देखिए, एक लंबा सा दास्तान है। उसे मैं एक कवि सम्मेलन में गया था सुल्तानगंज, अफजूगंज नाम का एक स्टेशन, छोटा हॉल्ट है। वहाँ हॉल्ट था ने पहले। उस कवि सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर मैं 15 अगस्त की रात थी, वहाँ लगभग 9-10 बजे पहुँचा और वहाँ पर कवि सम्मेलन में जब मैं गया तो वहाँ संचालन कर रहे थे हमारे बुजुर्ग कवि जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उमानाथ पाठक जी। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं अब आपके सामने एक पत्रकार को ला रहा हूँ कविता पढ़ने के लिए। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं पत्रकार हूँ नहीं, फिर भी इन्होंने पत्रकार बोल दिया। तो इससे मेरे अंदर हुआ कि मुझे पत्रकार होना चाहिए, कम से पत्रकारिता का थोड़ा सा भी गुर सीखना चाहिए। तो फिर हमारे नई बात में थे कुमार कृष्णन, उन्होंने
जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे कार्यालय में आ जाओ, मैं कुछ टिप्स देता हूँ, लिखना सीखो। तो मैं वहाँ जाने लगा और अपनी खबर, अपना नाम देखकर मुझे भी खुशी हुई कि मैंने भी कुछ लिखा। फिर धीरे धीरे उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा और उसके बाद उन्हीं के मना निर्देश पर मैं आज अखबार चला गया। वहाँ राणा गौरी शंकर ब्यूरो प्रभारी थे और उनके सानिध्य में भी जो दोनों मित्र थे, राणा गौरी शंकर और कुमार कृष्णन दोनों मित्र थे, तो दोनों में बहुत पड़ती थी। और उन दोनों के क्या कहते हैं आपसी घनिष्ठता का फल ये मिला कि मैं आज अखबार में जाने लगा और राणा गौरी शंकर के सानिध्य में टेबल रिपोर्ट करता था। क्योंकि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं होती कि वहाँ तब तत्काल कोई पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब करता था और उसके पहले मैं स्कूल में काम करता। स्कूल से छूटा फिर वहाँ चला गया। इस बीच वो जो रिलीज आया वो लिखा, कुछ अगर मेरे पास कार्यक्रम होते थे उसकी भी खबर में लिखता था। और धीरे धीरे कभी कभी होता था कि कहते थे कि थोड़ा सा अपने से एक रिपोर्टाज लिखो, तो मैं रिपोर्टाज लिख देता था तो छप भी जाते। तो पहला बाईलाइन भी मिला जब मैंने अपने गांव के बारे में लिखा था कि मेरा गांव किस तरह का है, तो उस तरह उसमें हमको बाईलाइन भी मिला था। तो इस तरह मुझे पत्रकारिता जगत से जुड़ा और कुछ आगे करने की प्रेरणा मिली। कुछ लोग कहते हैं कि सामान्य और साधारण पत्रकार को ज़्यादा इस क्षेत्र में जो है अर्थ का लाभ नहीं होता है, ऐसे में कैसे समर्पित रह के काम कर सकेगा सामान्य इंसान? देखिए, सबसे बड़े एक जुनून की बात है। अभी हमारे जितने भी पत्रकार हैं, खास करके जो फील्ड रिपोर्टर हैं, उनमें एक तरह से जुनून है। जुनून? हाँ, जुनून ये है कि वो कुछ ख्याति प्राप्त शख्स के पास रहना चाहते, उनसे जुड़े रहना चाहते, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे वो जिला पदाधिकारी, चाहे अनुमंडल पदाधिकारी, या कोई बड़े नेता हो, या और भी जितने ख्याति प्राप्त व्यवसायी जिनसे उनको लाभ मिल सकता किसी न किसी रूप में, तो उनसे जुड़े रहना चाहता है। और जुड़े रहने के लिए एक ही मात्र माध्यम है, अखबार या पत्रिका, या फिर आप क्या आजकल के जो है क्या कहते हैं उसको, पोर्टल। तो वो पोर्टल से जुड़कर वो उन लोगों से जुड़ता, और यही जुनून उनको, जब वो जुनून पैदा होता तो उनसे अप्रत्यक्ष रूप से दूसरा लाभ मिल जाता। तो ऑफिस से मिले अथवा न मिले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात है कि आज तक वो बहुत से युवा पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि इसके पहले आप विद्यालय में काम करते जी जी, अभी मैं कर रहा हूँ। अभी भी विद्यालय में? जी हाँ। तो विद्यालय में के जाने का क्या अनुभव, कुछ विशेष? हाँ, तो बच्चों के बीच रहा, बच्चों को पढ़ाया लिखा, तो उनके साथ रहकर कुछ हंसा बोला, कुछ सीखा, तो ये अच्छा लगा। और मैं सबसे बड़ी बात कि मैं बच्चों को कुछ सिखा रहा हूँ, हमारे कुछ थोड़ी सी सीख से बच्चे कुछ आगे बढ़े तो मुझे भी खुशी मिली। मैं बता दूं कि जिस विद्यार्थी को मैंने पढ़ाया उनमें से एक इधर खबर मिली कि वो बीपीएससी टॉप किया, जिसको मैंने 5 वर्ष से पढ़ाया, इंजीनियरिंग टॉप किया, और जिसको 9वां 10वां पढ़ा है वो आज मेडिकल में डॉक्टर है, डॉक्टर अभी काम कर रहे हैं। खुशी मिलती है, अंदर की अनुभूति है कि मुझे खुशी मिलती है। तो लगता है कि मैं बच्चों से जुड़ा हूँ तो अच्छा है। बच्चों की तुतली भाषा या और भी कहिए कि मनचाही बात मिल जाती, तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं सख्त हूँ बच्चों के साथ। बच्चों के साथ मैं दोस्ताना रवैया अपनाया हूँ, उससे हंस बोल लेता हूँ, बातचीत करता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं बच्चों से कुछ सीखता भी हूँ। ये इस तरह मुझे खुशी मिलता है, इस विद्यालय में अभी तक रमा हूँ। अच्छा, आप तो ये भागलपुर क्षेत्र के ही मुख्यतः पत्रकार रहे हैं। जी जी। हमको ये बताइए, इस अंग क्षेत्र में जो है समस्या विशेष क्या क्या दिखती है आपको? देखिए, अभी तक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जल संकट गहरा गया। उसके बाद सड़क की समस्या भी भयावह है। शहर की अगर कुछ सड़कों की बात छोड़ दे तो अधिकांश सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है। सबसे बड़ी बात कि सड़कें बनती इस तरह की साल भर भी नहीं बनी हुई होती है, वो टूट जाती, बिखर जाती है। उस पर न तो जो मालवाहक गाड़ियों चलती है उस पर न कोई कंट्रोल है, न सड़कें इस ढंग से मजबूत ढंग से बन पाती जो कि सालों साल टिक सके। तो इस कारण सड़क का कमज़ोर होना ये भी बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद आज इसके कारण या कई दुर्घटना, और सबसे बड़ी भी दुर्घटना होती है, यातायात के नियमों का पालन नहीं होता है, जिसके कारण दुर्घटनाएं काफ़ी होती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे छोटे से लेकर बड़े कार्यालय में जो भ्रष्टाचार का दानवीय रूप फैला है, उसको निजात पाना मुश्किल है। तो ये भी एक भयावह समस्या है। इन सारी मूल बातों को जी जी आप भी अपने अखबारों में लिखते होंगे? बिल्कुल, अन्य अखबार वाले भी लिखते होंगे? जी जी जी।
क्या प्रशासनिक पदाधिकारी या राजनेता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिए, वो लोग इसको समान रूटीन समझ लिए हैं, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, जब जनता का दबाव पड़ता है, राजनेता का दबाव पड़ता है, तो वो इसका निदान करने की सोचते हैं। तो ये अखबार के भरोसे अगर आप समस्या का निदान करना चाहेंगे तो नहीं संभव है। अखबार आपको मार्ग दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन करना तो आपको है। जब तक जनता जगेगी नहीं, जनता प्रशासन पर हावी नहीं होगी, तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है, चाहे जिस रूप में हो। अच्छा, एक यहाँ पर आपसे प्रश्न करना चाहेंगे, जी। जब सब चीज जनता ही करेगी, मान लिया जाए, तो फिर अखबार का क्या रोल है यहाँ पर? बताए ना, अखबार का सीधा सा रोल है कि वो मार्गदर्शन करती है, वो आपको रास्ता बताता है। बार बार लिखते हैं फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ। आम जनता जैसे चलती थी वैसे ही चलती है, अधिकारी भी वैसे ही हैं, हाँ, नींद में सोए हुए हैं, तो फिर इसमें अखबार का क्या रोल है? मैं बता देता हूँ कि अखबार का स्वतंत्रता संग्राम में भी रोल रहा है। हाँ। फ्रांस की क्रांति हो या रूस की क्रांति हो, अन्य क्रांतियाँ जो भी इसमें अखबार का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन अखबार के बातों को जनता ने एडॉप्ट किया, स्वीकार किया, उनके अंदर वो शक्ति आई, उसमें एक प्रवाह आया, ऊर्जा आई, और फिर जनता हावी हुई, एक तरह से आंदोलन किया, तभी वो प्रशासन। तो आज यदि जनता नहीं जग पा रही है तो क्या हम अखबार वाले को दोष दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो फिर क्या, कैसे जनता में जागृति कैसे आएगी? देखिए, अखबार को देखिए, अखबार में कई तरह की अवरोध हैं। अच्छा। अवरोध है कि उस पर अंकुश भी लगा है। जो हमारे प्रबंधक है, आज अखबार का ट्रेंड चेंज कर चुके हैं। उनका ये मानना है कि ऐसी खबरों को लिखें जो कि जिससे हमको आमदनी अधिक आए, हमको लाभ मिले, और जहाँ भी अखबार को थोड़ा सा भी डर दिखता है तो वहाँ प्रबंधक रोक देते हैं, साइड हो जाता है। हाँ, कि भाई ऐसी खबरें मत लिखा कीजिए। तो यहाँ अखबार का दोष दिखता है, अखबार अपनी भूमिका से पीछे हट रहा है। तो ऐसी अखबारी खबर को मैं ये नहीं कहता वो स्वच्छ, मैंने अखबार बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, वो अपनी भूमिका निभाने में कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन अगर अखबार सही रोल निभाता है और उसके बावजूद जनता नहीं जगती है, तब अखबार का कोई दोष नहीं। तो इसमें जनता वो जागृत है, जनता को जगना चाहिए ना। अब जनता क्यों जब कहते हैं देखें, फिर मनोरंजन, फिर नेताओं का हाल, अपराधियों के चेहरा वो बार बार क्यों देखना चाहती है जनता? जब तक हमारे पाठक स्वच्छ खबरें नहीं पढ़ेंगे तो स्वच्छ सीख कैसे मिलेगी? और जब स्वच्छ सीख नहीं मिलेगी तो स्वच्छ विचार उसके दिमाग में कैसे जागृत होंगे? जब स्वच्छ विचार नहीं जागृत होंगे तो स्वच्छ आंदोलन कैसे हो सकता है? और जब तक स्वच्छ आंदोलन नहीं होगा तो फिर प्रशासन पर वो कैसे हावी हो सकते हैं, कैसे उसको राह दिखा सकते, कैसे मजबूर कर सकते? यही बात है। आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं जी, और कभी सम्मेलन में भी भाग लेते रहे हैं। जी जी। तो इसका कुछ अनुभव क्या है, कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, मैं जब विद्यार्थी था और 7वीं में पढ़ता था तो मुझे एक कहानी पढ़ने को मिली, कहानी भूलते भागते क्षण, जिसे कामता प्रसाद सिंह काम ने लिखा था। वो कहानी क्या थे, एक लेखक का खिलखड़ीपन था, बचपन था, वो बदमाशी करते थे, क्या कहते, जब पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे तो गुरुजी की छड़ी सटासट लगती थी, फिर वो घिरनी घुमाने खेत में चले मटर चुराते थे, फिर किसी को सताते थे। तो ऐसी कहानी को पढ़ने के अंदर मेरे को लगा कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ बल्कि उसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फिर मुझे शिवपूजन साहब की कहानी माता का अंचल पढ़ने का मिला। तो इन दो कहानियों के बाद मुझे लगा कि मुझे कहानी से धीरे धीरे मेरा जुड़ाव होते गया। तो उसी जब मैं 9वीं 10वीं में था तो उस समय हमारे एक साथी थे संजय कुमार दास, उन्होंने एक नाटक तैयार किया प्रेमचंद की कहानी नमक के दरोगा पर। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भी दिखाया, कहा कि इस पर अब मंचन करना है। तो उस नाटक को देखकर मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा हुई कि मैं भी नाटक लिखूं। तो मैंने दूसरे दिन प्रेमचंद की एक और कहानी थी पंच परमेश्वर, मैंने उस पर एक नाटिका तैयार की। ये अलग बात है कि उसका कहीं मंचन नहीं हो सका।
उसके बाद मैं किसान परिवार से जुड़ा रहा और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, एकदम मात्र किसी तरह स्नातक कर पाया, लेकिन पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ कि जब मैं 6 साल का था तो मेरे पिताजी गुजर गए। उसके बाद मुझे देखने वाले एक माँ थी और एक बड़े भाई थे। माँ मेरा भरण पोषण करती थी, खेतों में काम करती थी, हटिया जाती थी बाजार। उसके बाद और मैं बकरी चराया करता था। मुझे कोई किसी काम में मन नहीं लगता, बकरी चराया करता था, क्योंकि मैं आलसी भी एक नंबर का था। हाँ, इसी आलसीपन के कारण पढ़ाई से मेरा मन दूर होता गया। मैट्रिक में मैं 3 विषय में फेल रहा, किसी तरह हम पास किया। उसके बाद इंटर की पढ़ाई होते होते मैं पढ़ाई से बिल्कुल मेरा मन उचट गया और पढ़ाई पर अनावश्यक दबाव जब देखा तो मैं घर छोड़ के भाग गया। ये तो भैया का दबाव था कि मैं स्नातक कर पाया, नहीं तो मैं मैट्रिक के आगे भी पढ़ पाता कि नहीं पढ़ होता कहना मुश्किल था। तो इस तरह जब मेरी पढ़ाई इस तरह हुई जैसे तैसे, तो फिर मैं आगे बढ़ा। लेकिन इसी बीच शिक्षण कर्म में ही अचानक कभी उन लोगों से मुलाकात हुई, कविता सुनते पढ़ते। एक हमारे थे मनोज कुमार पंकज, जिसकी नाटक अंगिका नाटक है घोरी आवो गाँव। तो पंकज जी से मिलने के बाद उन्होंने न्योता दे के हमारे घर पर आइए, अंगिका कवि सम्मेलन है, वहाँ गया। उसके बाद धीरे धीरे गोष्ठी सम्मेलन में जाने लगा और धीरे धीरे फिर हास्य व्यंगकार बगुला मंच के संस्थापक राम अवतार राही से मुलाकात हुई और 1996 में बगुला मंच का सदस्य भी बन गया। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह जुड़ता गया और थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा लिखते गया। इसी क्रम में कविता लिखता था। उसके बाद एक दिन दिनेश बाबा के घर पे गोष्ठी थी, बाबा दिनेश तपन जी ने, आप जानते होंगे। हाँ, तो उसमें कहानी गोष्ठी थी। कहानी गोष्ठी में मुझे भी कहानी पाठ करने का कहा, तो वो मेरा पहला कहानी पाठ था। मैंने एक कहानी का पाठ किया, दूरों के ढोल सुहानो। तो सबको कहानी अच्छी लगी और इस कहानी में को सुनकर हमारे अंगिका साहित्य के बड़े साहित्यकार समालोचक डॉक्टर अमरेंद्र ने हमें एक तरह से निर्देश दिया कि आप कविता लिखना पढ़ना छोड़ दीजिए, कहानी पर ज़्यादा जोर दीजिए, आपकी कहानी अच्छी होती है कि कविता की बनिस्पत। उसके बाद मैं कहानी के जगत में आ गया और कहानी लिखता रहा, जैसे भी आड़ा तिरछा लिखना चाह लिखता रहा। तो यही मेरा अब तक से साहित्यिक जुड़ाव रहा। और आप बाकी आप तो देख ही रहे हैं कि आपके समक्ष हूँ, जिस रूप में हूँ वो आपके समक्ष हूँ। और अगर आप लोगों की शुभकामना रही तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। किस तरह की कहानी लिखते हैं, लघु नाटिका? हाँ, देखिए, मैं कहानी लघु भी लिखता हूँ और लंबी कहानी भी लिखता हूँ, लेकिन लघु कहानी हमें संतुष्टि नहीं दे पाती है। हम जब तक बड़ी कहानी नहीं लिख पाते ना, उससे संतुष्टि मिल ही नहीं पाती है। और मैं चाहता हूँ कि प्रेमचंद या फिर शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु जिस तरह कहानी लिखे, मैं उसी भाव में लिखूँ, उसी ढर्रे पर लिखूँ। ये तो असंभव सा लगता है कि मैं वैसा बन पाऊँ, वैसा कर पाऊँ, लेकिन मेरी चाहत है कि कम से कम उसके लीक पर चलूँ। हाँ, इसमें प्रकाशित कहाँ कराते हैं? अभी तक मेरी कोई कहानी संग्रह कोई भी कहानी संग्रह मेरा प्रकाशित नहीं हुआ। देखिए, मेरे पाठक तक कैसे आखिर आपका संदेश जाए? हाँ, तो कुछ पत्रिकाओं में मेरी कहानी छपी है। अच्छा। हाँ, और मैं कोशिश में है कि मेरा एक कहानी संग्रह निकले। तो अभी प्रकाशक से बातचीत भी हुई। जब मैंने फेसबुक पे डाला तो मैं बहुत से न्योता भी आने लगे, मेरे यहाँ छपाइए। अभी आपके सामने भी एक दिल्ली से खबर आई कि मेरे यहाँ क्या हुआ, आपके छपाने वाले। तो मैंने कहा अभी दिक्कत है, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा हूँ, तो भी जब होगा देखा जाएगा। तो अभी मैं टाल रहा हूँ। मेरे क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट तैयार है, पांडुलिपि तैयार है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, अगर कहानी ऐसे कई पत्रिकाएँ हैं जिसमें बात
चलिए, जिस जुनून से आप इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं ये बरकरार रहे, और आने वाले जो युवा हैं वो भी यदि जुनून है उनमें तो इस क्षेत्र में वो आवे। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जी, आपने आपका समय भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा समय लिया, मुझे कुछ बोलने का मौका दे, इसके लिए आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत।